हेलो फ्रेंड्स, आपका सुपर स्टडी जीके जोन चैनल में स्वागत है। ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th का बुक है और सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी भूगोल, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 5 अध्याय 5 को पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो हम लोग इस चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, वैसे वनस्पति वैसे पेड़ पौधे जिसे हम नहीं उगाते, वो पूरी तरह से वातावरण में के द्वारा अनुकूलित होते बढ़ते हैं, जिसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होते, वैसे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जो जंगल में उगते हैं। और वन्य प्राणी यानी जंगल में रहने वाले प्राणियों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग भी बुक निकाल लीजिए और चलिए इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसे इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, तो वैसे पेड़ पौधे से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी प्रकार का हाथ नहीं रहता, और ऐसे ही पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का मतलब आपका हो गया पौधों के समूह को कहा जाता है। वनस्पति पौधों के समूह को कहा जाता है, और वनस्पति को इंग्लिश में वेजिटेशन कहते हैं। इसका इंग्लिश हो गया आपका वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वैसे पेड़ पौधे जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। इनके उगने और बढ़ने में इनके उगने और बढ़ इनके उगने और बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता है, और ऐसे ही पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। इस तरह कृषि की विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको मानव के द्वारा लगाया गया है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है कि मानव का किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है, क्योंकि कृषिगत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्य द्वारा लगाए गए, इसलिए इसको प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएंगे। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। कितने? 47,000। इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया के चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 1500 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। तो फूलों के कितने प्रजाति है? 1500। देश में बहुत से बिना फूल वाले पौधे भी, जैसे कि कौन कौन है? फर्न और शैवाल। ये क्या है? बिना फूल वाले अपुष्प पौधे हैं। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर, यानी अलग अलग टाइप के जानवर 89,000, तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन यानी जंगल। तो वन हो गया आपका बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा है। दंडकारण्य, वृंदावन, नंदनवन, कानन वन, ये सब जंगल के नाम है। आदि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है, यानी जंगल है, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। तपोभूमि का मतलब हो गया तपस्या करने का स्थल, ठीक है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। आज भी हम लोग क्या करते हैं? वृक्षों यानी पेड़ों को पूजते, जैसे नीम, पीपल, केला, आज भी इनकी हम पूजा करते हैं। बरगद,
वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया, यानी पुत्र के समान माना गया है। किसको? वृक्ष को। शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि कारण वनों की काफी क्षति हुई। तो देखिए क्या कह रहा है कि शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अभी क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पर आ गया है। ठीक है, अगर विश्व में देखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक आबादी किस देश में, तो वह है आपका हमारा देश भारत। कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, क्या किया जा रहा है कि जंगलों को काट करके खेती योग्य भूमि बनाया जा रहा है। तो जंगलों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ईंधन की बढ़ती मांग, यानी कि ईंधन का मतलब हो गया आपको जलावन। ठीक है, तो जलावन के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण, वहाँ पर उद्योग हेतु नए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या, जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, ये सब क्या है? ये सब के चलते जंगल क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। दावानल का प्रकोप आदि के कारण, दावानल का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि जंगलों में अचानक क्या आग लग जाता है। आप भी सुनते हैं कि जंगलों में कभी कभी अचानक आग लग गया, के कारण वनों की काफी क्षति हुई है। ये सब कारण है। क्या क्या है कारण आपका? तीव्र जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, 2 ईंधन की बढ़ती मांग, 3 शहरीकरण, 4 औद्योगिकरण, 5 बाढ़ का प्रकोप, 6 दावानल का प्रकोप, भूमि की आवश्यकता। ये 7-8 कारण के चलते क्या हो रहा है? वनों की क्षति हो रही है, कमी हो रही है, वनों की कटाई हो रहा है, वनों का, जंगलों का कटाई हो रहा है। मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के रह गए। मैदानी क्षेत्र में तो न के बराबर एकदम जंगल है। सबसे अधिक जो जनसंख्या अगर बसता है तो वो कहाँ? मैदानी क्षेत्र में ही बसता है। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों इतनी विविधता, यानी कि विभिन्नताएं निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। अब देखिए भारत में क्या है, जो वन्य प्राणी और वनस्पति है, तो सब जगह वनस्पति क्या है? एक जैसा नहीं है। और सब जगह वनस्पति की जो मात्रा है, वनस्पति जंगल जो है, सब जगह एक समान नहीं है। ठीक है, और वनस्पति का टाइप भी क्या है? अलग अलग है सब जगह। तो ये सब का कारण क्या है? वनस्पति का भारत में अलग अलग प्रकार के होने का क्या कारण है? तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका भूभाग का स्वरूप। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों विविधता के कारण, तो क्या है भूभाग का स्वरूप? भारत में क्या है कि भूभाग का जो स्वरूप है, बनावट है, वो सब जगह एक नहीं है। आप देखते जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, नीचे आपका पहाड़ है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऊपर पहाड़ है आपका हिमालय, बीच में मैदान है, फिर नीचे आपका पठार इलाका है। तो सब जगह क्या है? भूभाग का स्वरूप अलग अलग है। तो सब जगह वनस्पति भी क्या है? अलग अलग है। सब जगह की मिट्टी अलग है। जैसे उत्तर भारत का मिट्टी ज़्यादातर जलोढ़ है, जिसमें आप चैप्टर 2 में पढ़े थे, उत्तर का विशाल मैदान जो जलोढ़ मृदा से निर्मित है वो मैदान। फिर गुजरात में आपका महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है। और जलवायु क्या है? भारत में भी जलवायु में कुछ कुछ अंदर, जैसे तापमान आ जाएगा जलवायु के अंदर, आपका सूर्य का प्रकाश आ जाएगा और वर्षा आ जाएगा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे भूभाग का स्वरूप। इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पठार क्या होता है? आपका जमीन की सतह से उठा हुआ भाग होता है। इसकी ऊंचाई सतह से जमीन की सतह से ऊपर होता है। इसकी ऊंचाई थोड़ा पठार की ऊंचाई लगभग 3000 से 1000 मीटर तक की होती है। और ऊपर का, इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है? सपाट होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, जिसे हम पठार कहते हैं।
प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफ़ी उबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है पहाड़ों पर। पहाड़ों पर क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ, ऊपर जाने पर ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के टाइप भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कह रहा है कि पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते, किससे, पहाड़ से, किंतु इनके भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है, अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। कहाँ, पठार पर का। इसे इंग्लिश में प्लेट्यू कहते हैं। चूंकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है, सबसे सरल है। कौन, मैदानी भाग। यह मनुष्य का बसाव सबसे अधिक है। कहाँ, मैदानी भाग में। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काटकर साफ कर दिए है। किस लिए, कृषि के लिए और वनस्पति के लिए, उद्योग के लिए। इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया, यानी कि मैदानी भागों में आपको वनस्पति यानी जंगल न के बराबर मिलेंगे, क्योंकि वहां घर और कृषि उद्योग लगने लगे हैं। अब है आपका मिट्टी। अगला, मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती है। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष करके कांटेदार झाड़ियाँ वाली वनस्पति मिलेंगी राजस्थान में, जैसे नागफनी का हो गया, कैक्टस हो गया। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म के वृक्ष मिलते हैं। देखिए, डेल्टाई प्रदेश में एक खास किस्म के वृक्ष मिलते हैं जिसे हम सुंदरी कहते हैं। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, इसी वृक्ष के कारण सुंदरी नामक वहाँ वृक्ष मिलता है, इसलिए हम उस लोग क्या, सुंदरवन का डेल्टा किसको कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं, पर्वतीय भागों यानी पहाड़ी इलाका में। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन यानी शंकु वाला वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन कहते हैं। तीसरा कारण हो गया आपका जलवायु। तापमान। तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिससे वनस्पतिक विविधता प्रभावित होती है। किससे, तापमान से, सूर्य के प्रकाश से। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। ऊपर जाने पर तापमान घटता है। देखिए, हम लोग ऊपर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान घट जाता है। 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और 32 मीटर नीचे जाएंगे, पृथ्वी के सतह के 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। दोनों याद रखिएगा। उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति पेड़ पौधों का टाइप क्या होता है, बदल जाता है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए ज्यादातर क्या, ऊंचाई पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्षा। वर्षा की मात्रा वनस्पति को क्या, नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का महत्व होता है। जैसे जहाँ बारिश अधिक होगा वहाँ पेड़ क्या होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जहाँ वर्षा जिस स्थान पे ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती है बढ़ती, वैसे ही वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ, ये पूर्वोत्तर राज्य में करा, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर का ये सब आ जाएंगे। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढलान जो वृष्टि छाया में पड़ता है, वह वनस्पति की सघन, उसका प्रकार एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा का मैदानी क्षेत्र जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर देखने को मिलती। किसकी वजह से, ये सब वर्षा की वजह से होता है। बच्चों, आपने कभी सोचा है
कि वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। मानव जीवन के लिए इनकी अनेक उपयोगिताएं हैं। यह वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना। कहेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों की खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य है वन का। इसके साथ साथ यह हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद यानी वन से मिलने वाले उत्पाद उपलब्ध कराते, जैसे कि क्या क्या हो जाएंगे आपके लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, ये सब क्या हमें वन से मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ आदि। इसके साथ साथ वन विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों के लिए क्या होता है, निवास स्थान भी होते हैं, यानी रहने का। जैसे हम लोग घर में रहते हैं उसी तरह क्या वन्य प्राणियों जंगली जानवरों का घर क्या है, जंगल है, वहीं वो रहते निवास करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा अपने भौतिक वातावरण से आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर क्या निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो सब लोग क्या एक दूसरे पर निर्भर है जीने के लिए। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफी हद तक भौतिक दशा एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म के वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, उनकी भी संख्या तथा किस्म क्या होती है, बदल जाती है जब वहाँ के वनस्पति बदलते हैं। किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी जुड़े होते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। कौन, जीव जंतु, पेड़ पौधे और अपने भौतिक वातावरण से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अतः ये तीनों आपस में मिलकर क्या एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है, अभिन्न हिस्सा है। हम लोग भी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो वह पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव लाता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए हैं, तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी एवं जीव जंतु की कई प्रजातियां लुप्त हो गई है, लुप्त होने कगार पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं, जैसे मानसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवत। इन सभी प्रकार के जीवोम में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत दूसरे से अंतर संबंधित है। ये सभी पृथ्वी के एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब है हमारा वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा, धरातल की विविधता पाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। किसकी वजह से, तापमान, वर्षा और धरातल की विविधता की वजह से क्या हमारे भारत में सभी जगह एक तरह का वनस्पति नहीं पाए जाते, बल्कि अलग अलग तरह के वनस्पति पाए जाते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है वनस्पति के प्रकार, जिसमें देखते हैं पहला आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव या डेल्टाई वन। तो पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वन का जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वे कभी भी पत्ता रहित नहीं होते, ठीक है, यानी हमेशा हरे भरे होते हैं पूरे साल, इसलिए इसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, कहाँ, सदाबहार वन में, तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। बहुत कम समय के लिए वहाँ वर्षा थोड़ा सा कम होता है, न होता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफी अधिक बढ़ते हैं। इन ऊंचाइयों पर 60 मीटर या उससे अधिक होती है। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई, जो वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर से भी अधिक।
ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं, यानी यहाँ का जो वन होते हैं वो पूरे भरा होता है एकदम जंगल। इसके कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है, सघन होने के कारण, पूरा भरे होने के कारण धरती पर प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। सूर्य प्रकाश पानी की होर में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब क्या करते हैं, वृक्ष प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ऊपर और ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों में लिपटी रहती है तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित यानी ढका हुआ रहता है। आच्छादित मतलब ढका हो गया। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये पूरा एकदम भरा होता है एकदम जंगल। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार में और एक ही समय नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं। अतः इसका नाम इसलिए क्या है, सदाबहार वन होते, क्योंकि इस वन में हमेशा क्या होते हैं, वनस्पति पेड़ पत्ते से लदे नजर आते, इसलिए जहाँ हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अब वृक्ष में कौन कौन वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, तो रोजवुड के वृक्ष, सिनकोना के, आबनूस, बांस इत्यादि के वनस्पति। इस जंगल में चूंकि वृक्ष सघन एवं ऊंचे होते हैं, अतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जानवर रहते हैं, क्योंकि इसमें वृक्ष क्या होते हैं, बहुत एकदम सटा सटा हुआ पास पास एकदम रहता है। जैसे कि लंगूर, बंदर, जानवर में क्या क्या हो गया, लंगूर, बंदर और इनकी अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वनस्पति के प्रकार में पाला गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ क्या होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन होते हैं, जहाँ पर वर्षा आपका 2000 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ये इसका विस्तार कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, मणिपुर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाट में इसका विस्तार है। किसका, सदाबहार वन का। इसमें वृक्ष हो गया आपको रोजवुड, बांस, नारियल। ऊंचाई होती है कितना वृक्ष की, 60 मीटर से भी अधिक। जानवर में क्या हो गया होंगे, लंगूर, बंदर और गेंडा इसी वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाए जाने वाला एक सींग वाला गेंडा इसी वन का जंतु है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं रेंगने वाले जीव एवं कीड़े पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है। कौन सा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। यहाँ 50 से इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने के लिए गिरा देते, इसीलिए हम लोग इसको पर्णपाती वन कहते हैं। अतः वृक्ष के काफी समय तक पत्ता रहित यानी बिना पत्ता, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ वन। इस वन के जो वनस्पति होते हैं वो क्या करते हैं, 2 महीने या 1.5 महीने 3 महीने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए हम लोग इस वन को पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। नमी की उपलब्धता के आधार पर यानी वर्षा के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया, यानी 2 प्रकार के में बांट दिया गया है, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। अब देखिए आर्द्र पर्णपाती के बारे में कह रहा है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है। इनका विस्तार देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि में का क्षेत्र में विस्तार है। किसका, पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती वन का। इस वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान का वृक्ष है। इस वन में मुख्य रूप से चंदन और सागवान के वृक्ष होते हैं। बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत यहाँ पाए जाने वाले अन्य वृक्ष है। अब है दूसरा प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर।
ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है, यानी कि यहाँ जो वृक्ष होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ज़्यादा पास पास नहीं होते। इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वन और घास के मैदान को साफ कर दिया गया है। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान तथा साल के वृक्ष मिलते हैं। पर्णपाती जंगलों में खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें सिंह, शेर, जंगली सुअर, हिरन, हाथी की प्रधानता है। मुख्य रूप से हिरन, हाथी, शेर, जंगली सुअर इत्यादि मिलते हैं। यहाँ विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मोर बहुतायत में पाए जाते हैं पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये दो प्रकार के होते हैं। पतझड़ वन भी कहते हैं इसको, पर्णपाती वन को। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में इस वन का विस्तार है। यहाँ वर्षा होती है 50 से 200 सेंटीमीटर और नमी के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है आपका आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए, जहाँ पर आपका वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वो हो गया आपका आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है वो हो गया आपका शुष्क पर्णपाती वन। अब इसका विस्तार कहाँ का है आर्द्र पर्णपाती वन का, तो हिमालय की गिरिपद में, यानी हिमालय के निचले भाग में इसका विस्तार है पर्णपाती वन का। झारखंड में है, ओडिशा में है इत्यादि है। और शुष्क पर्णपाती वन का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि। अब देखिए कौन कौन से वृक्ष इस वन में मिलते हैं, तो चंदन, सागवान, साल, आम, पीपल, नीम और सहतूत। जानवर में हो गया आपका शेर, हिरन, हाथी, मोर, सांप और इत्यादि इस वन में पाए जाते हैं। तीसरा वन में हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। देखिए ये वन वहाँ मिलेंगे जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ अनेक प्रकार के कंटीले वन यानी कांटे वाले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अब कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार है इस वन का, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आएंगे इस वन में, तो खजूर के यूफोर्बिया, एकेसिया यानी बबूल तथा नागफनी प्रजातियां आती है। इन वनस्पतियों के लिए पानी की मांग सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती है, यानी कि पानी एकदम नीचे रहता है तो इनकी जड़ें एकदम गहराई तक नीचे गई रहती है। पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जाए, इसके लिए इनके तने मोटे होते हैं तथा पत्तियां मोटी, रोएदार तथा गद्देदार होती है। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा, ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं पर्णपाती ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वर्षा कितनी होती है यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम। विस्तार हो गया गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्र। जानवर में होंगे आपका चूहा, लोमड़ी, जंगली गधा, ऊंट, भेड़िया ये सब इत्यादि जानवर होंगे इसमें। और वृक्ष में आपका बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी इत्यादि के इसमें वनस्पति पेड़ पौधे आएंगे। अगला आपका वन का प्रकार हो गया वनस्पति के प्रकार में पर्वतीय वन। धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार भी बदलता है। क्या होता है कि जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती है तो पहाड़ की ऊंचाई पर क्या होता है, हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते कहाँ, हिमालय के सबसे निचले वाले भाग में। अब कह रहा है कि 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल तथा
बलूचिस्तान वृक्षों की प्रधानता है, मुख्य रूप से होते हैं, मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब है कि 15,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीर, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं 1,500 से 3,000 के मीटर की ऊंचाई पर। इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3,600 मीटर से अधिक पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कहाँ? 3,600 मीटर से अधिक वाले ऊंचाई के पर पहाड़ों पर कैसे वन? अल्पाइन वन। इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। पर्णपाती वन, देखिए पर्णपाती वन का क्या होता है? ऊंचाई, पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान में अंतर आता है, जिसके वजह से क्या होता है? वनस्पति भी चेंज होते जाते हैं ऊपर जाने पर। तो 1,000 से 2,000 की मीटर की ऊंचाई पर कैसे वन होते हैं? आर्द्र शीतोष्ण वन। आर्द्र शीतोष्ण वन। 2,000 से 3,000 की मीटर की ऊंचाई पर कोंधारी वन मिलते हैं या शंकुधारी वन, शंकु टाइप का। तीसरा है आपका 3,000 से 4,000 की ऊंचाई पर अल्पाइन वन मिलते हैं। अब देखिए इस वन में प्रमुख जीव हो जाएंगे आपके याक, हिम तेंदुआ, पांडा, और वृक्ष में हो जाएंगे आपका चीर, देवदार और भोजपत्र के वृक्ष मुख्य रूप से मिलेंगे। पांचवा वन है हमारा मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदली प्रदेशों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन यहाँ समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालू यानी कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित दलदल एवं विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। मैंग्रोव वन में इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती है। ऐसा लगता है मानो पक्षी के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। मैंग्रोव वन सुंदर वन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ आदि सांप संख्या में पाए जाते हैं, आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन ये पचमा के आपका वृक्ष हो जाएंगे आपको सुंदरी, केवड़ा, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को। अब क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में और समुद्र तटीय भागों में, अंडमान निकोबार के तटीय अंदरूनी भागों में ये वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष, ये मत भूलिएगा, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदरवन का वन कहा भी जाता है। अब है प्रमुख जीव में क्या हो जाएंगे? जानवरों में बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ और सांप इत्यादि प्रमुख रूप से इस वन में पाए जाते हैं जानवर। अब पढ़ना है आपको वन्य प्राणी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वन्य प्राणी